फिर अपनी बकवास बंद रख। हम ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन तू बार बार बोल रहेगा ना, हम जरूर पकड़े जाएंगे। और अब तुझे जब भी जाना हो चला जाना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर छोटी बात का ख्याल रखा है मैंने। तुम्हारी सेहत हो, तुम्हारी बेडशीट हो, तुम्हारे कमरे में लगा फूल हो। आप बहुत बदल गए हैं। आपका दिल मुझसे उकता गया है। अब मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती। अगर आपका दिल मुझसे भर गया, मुदस्सिर भाई के साले सवाब के लिए ख़त्म दिलवाएंगे। कुरान ख़वानी रखी है कल। मुझे जब तक रबिया नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझा? तुम पर तो रबिया के इश्क का भूत सवार है, लेकिन ये जो बाकी मामलात है ना, इनका ख्याल रखना पड़ता है मुझे। इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो, बानो बीबी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। हवेली से बाहर क्यों जाएगी बानो? क्या बोल रही हो तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर आजकल बानो नहीं मिली ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। तो साफ साफ बता दें। बारिंग बैठी रहती हो, तरह तरह की बातें सोचती रहती हो। मुझे जाना है दोबारा। समझने की बात नहीं है मानो, बात बताने वाली ऐसी थी नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया था। बात इतनी बिगड़ गई है कि तुम डॉक्टर के पास से होके आए हो। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी। इतनी सी उम्र में तुम्हें ये सब हो गया। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। तुम्हारी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों तो ठीक थी। ये जो जबरदस्ती की मुसल्लत की गई सरदारी है ना तुम्हारे सर पे, इसकी वजह से ये लेनी पड़ रही है। कहा भी था कि तुम नहीं बने हो इसके लिए। तुम्हारे हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं। अब ये मत कहना कि मेरी जान आप इमोशनल हो रही हैं, जज्बाती हो रही हैं। नहीं सरबुलंद, आज तुम मुझे डांट कर चुप करके नहीं बिठा सकते। मैं कहूंगी और तुम्हें सुनना होगा और मानना भी। बस लगता है कि बड़ा सख्त मुकाबला हुआ था। शेरदिल के कितने आदमी मारे थे? खान जी साहब जो काफिले में थे। सर जी खान जी। हाँ भाई दरियाचंद। जी खान जी। कैसा मुकाबला हुआ था? खान जी बड़ा सख्त मुकाबला था। शेरदिल खान के हमने सारे बंदे मार दिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे इतने बड़े दुश्मन को तुमने मारा है। मगर तोरसम खान ने तुमको भारी मुआवजा दिया था उसका? जी खान जी, वो तमाम पैसे इलाज पर लग गए। ये ठीक कह रहा है? जी खान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात सच है कि? जी खान जी। शेरदिल को तुम सबने मारा है? जैसे हमने पहले डिसाइड किया था हम वैसे ही करेंगे। तुम, मैं, बीबी जान, हम शहर जाएंगे। हम वहां जाके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम बेशक चले जाना अमेरिका, कनाडा, यूके, जहां मर्जी तुम्हारा दिल चाहे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। मैं बी जान के पास पीछे रुकूंगी। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ का हर मामला सुराब लाला देख लेंगे, चाहे वो सरदारी हो, जमीनें हो, कुछ भी। अब भी देख लेंगे, संभाल लेंगे वो सब कुछ। हम शहर जा रहे हैं। खान जी हमला हमने ही किया था खान जी। खान जी लेकिन वहाँ पर किसी ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी खान जी। खान जी उससे शेरदिल खान की जीपें फट गई खान जी, और हम बाल बचे हैं खान जी। खान जी हम तो कच्चे के रास्ते से अपनी जान बचाते हुए यहाँ तक पहुँचे खान जी। खान जी यही सच है खान जी। खान जी हमने जो तोरसम खान से पैसे लिए थे
वो खान जी हमारे सब इलाज पर लगे। हम बड़ी तकलीफ में खान जी, हम माफ कर दीजिए। माफ कर दो? सच तो ये है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। झूठ की माफी नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। तुम्हारी इद्दत खत्म होने वाली है रबिया। पता ही नहीं चला इतना वक्त गुजर गया। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। अगर आपका दुख खत्म ना भी हो तो कम जरूर हो जाता है। और अभी तो बहुत लंबी जिंदगी है रबिया, जो तुम्हें गुजारनी है बल्कि जीनी है। मुदस्सिर भाई का शायद उस खुदा ने उतना ही लिखा था वक्त। उनकी जिंदगी का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो पूरा हो गया। उनका तुम्हारी जिंदगी में आना, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना, तुम्हारी मदद करना, शायद उस खुदा ने वही मकसद रखा था उनका, जो कि पूरा हो गया और बुला लिया अपने बंदे को अपने पास वापस। लेकिन तुम हो यहाँ और अभी तो बहुत कुछ करना है तुमने, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। हम साथ हैं तुम्हारे, हम सब। बीजान कह रही थी कि कल आप, मैं, बीजान। वालेकुम नाजरीन, जंजीरें ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के इख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो ये फैसला करती है कि वो सारे अपने जो नए जोड़े हैं वो रबिया को देने वाली है और वो अपनी नौकरानी को ये कहती है। तो उसकी नौकरानी से जवाब में कहती है, आपका बेशक बहुत बड़ा दिल है, लेकिन अगर मेरा मंगेतर इसी तरह किसी लड़की को घर लेकर आया होता तो फिर मैं कभी भी उसे अपना कोई जोड़ा न देती। और फिर वो ये कहती है कि आप भी उसे दूर। फिर बानो उसे डांटने लग जाती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया के पास बानो बैठी होती है और साथ में ज़ुराब वहाँ पर आता है और फिर वो बानो से वो फिर ये कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ। बानो से कहती है कि आप मेरे लिए मेरी किताबें ज़रूर लेकर आना, उन्हें ना भूलना। तो फिर वो कहता है कि वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वहाँ पर सरबुलंद की वालदा भी बैठी होती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम्हें देखो कितना प्यार करने वाला भाई मिला है। और वो कहती है कि मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ, बल्कि मैं तो शायद उनसे ज़्यादा करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि ज़ुराब अपनी बीवी के साथ सहन के अंदर खड़ा होता है और वहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे इस बात पर गुस्सा चढ़ा है कि सरबुलंद इस तरह किसी लड़की को कैसे लेकर आ सकता है। मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशी प्यारी है, मैं उसके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो फिर वो ये बोलती है कि फिर हम देखते हैं कि मानो वहाँ पर आ जाती है और वो ये बोलती है कि वो मुझे उस पर पूरा यकीन है, आँख बंद अपने आप से ज़्यादा भरोसा है मुझे उस पर, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया और बानो मौजूद हो नाश्ते के लिए दस्तरखान के ऊपर बैठे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रबिया चाय डालने लगती है तो फिर उसे मुदस्सिर की याद आती है और उसके चाय हाथ पर गिर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भागती बाहर चली जाती है, वो रोने लग जाती है कि मुदस्सिर मेरी वजह से कत्ल हुए हैं। और फिर बानो से चुप करवाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे बाहर हवेली का चक्कर लगवाने ले जाती है। वहाँ पर वो उसे अपने भाई के घर, मतलब कि अपने घर ले जाती है और फिर वहाँ पर वो सारा कुछ दिखाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बानो कोई काम करने जाती है तो फिर ज़ुराब वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ क्या कुछ करती हैं। और फिर वो ये कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाती है। बानो फिर वहाँ पर उसके पीछे जाती है और फिर हम देखते हैं कि रबिया जब अपने कमरे के अंदर जाती है तो फिर वो बाहर निकलने के बाद उसे नौकरानी को कहती है कि सरबुलंद साहब कहाँ पर हैं। तो फिर वो बोलती है कि वो वहाँ पर सहन के अंदर बैठे हुए हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर उस सरबुलंद के पास जाकर उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप मेरा सगा भाई और मेरे मामू आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो फिर सरबुलंद ये बोलता है कि आपका भी यहाँ से जाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अब आप यहाँ से जाएंगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि दुश्मन आपके मामू और आपके छोटे भाई पर हमला कर दे। मुझे तो ये भी नहीं पता था वैसे कि आपके कोई रिश्तेदार भी हैं, और अगर आप मुदस्सिर ने आपको मेरे हवाले किया है तो फिर कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के पास बोलने के अलावा और कुछ नहीं, चुप करने के अलावा कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं वो बानो भी आ जाती है और फिर रबिया तो फिर सरबुलंद उससे पूछता है कि आप क्या मुझे बता सकती हैं कि
वो दुश्मन कौन है। मैं पहले इसी वजह से चुप रहा था कि आपको इतनी ज़्यादा होश नहीं थी। अब आपको अपने भाई और अपनी मामों की भी याद आई हुई है और वहाँ पर आप उनसे रब्ते की कोशिश कर रही हैं, तो फिर आप अभी मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है। तो फिर वो रबिया ये बोलती है कि मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर वो बोलता है कि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे इस इतने अजीज़ दोस्त का जिसने कत्ल किया है, मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बोल पड़ती है और वो ये कहती है कि चलो अभी तुमने कुछ नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन तुम्हारा अभी यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम यहाँ से गई तो फिर तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा खतरा है। वो दुश्मन तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई के ऊपर हमला कर सकता है और फिर वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। रबिया फिर चुप कर जाती है और फिर वो बोलती है कि मैं अपने मामू और अपने भाई के साथ रब्ता कैसे काम करूंगी। तो फिर वो उससे मोबाइल मांगने लगती है। तो फिर सरबुलंद कहता है कि सिम ट्रैक्स हो सकती थी, तो फिर इसी वजह से मैंने आप दोनों के मोबाइल तोड़वा दिए थे, मुदस्सर का भी और आपका भी, ताकि किसी को पता न चले। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है। और फिर बानो ये कहती है कि अगर तुमने अपने मामू और अपने भाई के साथ कोई रब्ता किसी कायम करना है या फिर उन्हें अपनी खैर खैरियत के बारे में बताना है, तो फिर तुम मेरे फ़ोन से कर लो। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो दोनों ही बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो ये फैसला कर रहा होता है कि वो अकेला इस्लामाबाद जाने वाला है, क्योंकि उसके मामू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता। और फिर वो ये कहता है कि वो 2 महीने हो गए उनके साथ कोई रब्ता भी नहीं हुआ। जिसके बाद कॉल आती है और वो देखता है कि कोई अननोन नंबर है। जिसके बाद रबिया तैयब का नाम लेती है। तो फिर वो बुखला जाता है और फिर वो अपने मामू के पास जाता है और फिर वो दिखाता है कि बिया बाजी की कॉल आ गई है। और फिर वो दोनों उससे हाल पूछने लग जाते हैं। रबिया वहाँ पर बात कर ही रही होती है। जब हाल अहवाल पता करते हैं तो फिर रबिया रोने लग जाती है। पहले तो कुछ सुनाई नहीं देता, वो दोनों बोलते रहते हैं और फिर बाद में उन्हें उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो फिर वो रबिया बोलती है कि मुदस्सर मर गए और तोरसम खान ने उन्हें मार दिया है। और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम वहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर रबिया बोलती है कि मैंने आपको बोला है कि आप वहाँ से ना निकलना, तो वो आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आप अभी वहाँ पर महफूज हैं और मैं भी यहाँ पर महफूज हूँ, आप उसे बिल्कुल भी फ़िक्र ना लें। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो ये फैसला करती है कि वो सारे अपने जो नए जोड़े हैं वो रबिया को देने वाली है। और वो अपनी नौकरानी को ये कहती है, तो उसकी नौकरानी से जवाब में कहती है, आपका बेशक बहुत बड़ा दिल है, लेकिन अगर मेरा मंगेतर इसी तरह किसी लड़की को घर लेकर आया होता तो फिर मैं कभी भी उसे अपना कोई जोड़ा न देती। और फिर वो ये कहती है कि आप भी उसे दूर। फिर बानो उसे डांटने लग जाती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया के पास बानो बैठी होती है और साथ में ज़ुराब वहाँ पर आता है। और फिर वो बानो से वो फिर ये कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ। बानो से कहती है कि आप मेरे लिए मेरी किताबें ज़रूर लेकर आना, उन्हें ना भूलना। तो फिर वो कहता है कि वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वहाँ पर सरबुलंद की वालदा भी बैठी होती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम्हें देखो कितना प्यार करने वाला भाई मिला है। और वो कहती है कि मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ, बल्कि मैं तो शायद उनसे ज़्यादा करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि ज़ुराब अपनी बीवी के साथ सहन के अंदर खड़ा होता है और वहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे इस बात पर गुस्सा चढ़ा है कि सरबुलंद इस तरह किसी लड़की को कैसे लेकर आ सकता है। मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशी प्यारी है, मैं उसके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो फिर वो ये बोलती है कि फिर हम देखते हैं कि मानो वहाँ पर आ जाती है और वो ये बोलती है कि वो मुझे उस पर पूरा यकीन है, आँख बंद अपने आप से ज़्यादा भरोसा है मुझे उस पर, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया और बानो मौजूद हो नाश्ते के लिए दस्तरखान के ऊपर बैठे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रबिया चाय डालने लगती है, तो फिर उसे मुदस्सर की याद आती है और उसके चाय हाथ पर गिर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भागती बाहर चली जाती है, वो रोने लग जाती है कि मुदस्सर मेरी वजह से कत्ल हुए हैं। और फिर बानो से चुप करवाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे बाहर हवेली का चक्कर लगवाने ले जाती है। वहाँ पर वो उसे अपने भाई के घर मतलब कि अपने घर ले जाती है और फिर वहाँ पर वो सारा कुछ दिखाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बानो कोई काम करने जाती है तो फिर ज़ुराब वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ क्या कुछ करती हैं। और फिर वो ये कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहता है कि तुम यहाँ से
चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाती है। बानो फिर वहाँ पर उसके पीछे जाती है और फिर हम देखते हैं कि रबिया जब अपने कमरे के अंदर जाती है तो फिर वो बाहर निकलने के बाद उसे नौकरानी को कहती है कि सरबुलंद साहब कहाँ पर हैं। तो फिर वो बोलती है कि वो वहाँ पर सैन के अंदर बैठे हुए हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो सरबुलंद के पास जाकर उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप मेरा सगा भाई और मेरे मामू आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो फिर सरबुलंद ये बोलता है कि आपका भी यहाँ से जाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अब आप यहाँ से जाएंगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि दुश्मन आपके मामू और आपके छोटे भाई पर हमला कर दे। मुझे तो ये भी नहीं पता था वैसे कि आपके कोई रिश्तेदार भी हैं, और अगर आप मुदस्सर ने आपको मेरे हवाले किया है तो फिर कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के पास बोलने के अलावा और कुछ नहीं, चुप करने के अलावा कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि बानो भी आ जाती है और फिर रबिया तो फिर सरबुलंद उससे पूछता है कि आप क्या मुझे बता सकती हैं कि वो दुश्मन कौन है। मैं पहले इसी वजह से चुप रहा था कि आपको इतनी ज़्यादा होश नहीं थी। अब आपको अपने भाई और अपनी मामू की भी याद आई हुई है और वहाँ पर आप उनसे रब्ते की कोशिश कर रही हैं, तो फिर आप अभी मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है। तो फिर वो रबिया ये बोलती है कि मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर वो बोलता है कि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे इस इतने अजीज़ दोस्त का जिसने कत्ल किया है, मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बोल पड़ती है और वो ये कहती है कि चलो अभी तुमने कुछ नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन तुम्हारा अभी यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम यहाँ से गई तो फिर तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा खतरा है। वो दुश्मन तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई के ऊपर हमला कर सकता है और फिर उनको नुकसान पहुंचा सकता है। रबिया फिर चुप कर जाती है और फिर वो बोलती है कि मैं अपने मामू और अपने भाई के साथ रब्ता कैसे काम करूंगी। तो फिर वो उससे मोबाइल मांगने लगती है। तो फिर सरबुलंद कहता है कि सिम ट्रैक्स हो सकती थी, तो फिर इसी वजह से मैंने आप दोनों के मोबाइल तोड़वा दिए थे, मुदस्सर का भी और आपका भी, ताकि किसी को पता न चले। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है। और फिर बानो ये कहती है कि अगर तुमने अपने मामू और अपने भाई के साथ कोई रब्ता कायम करना है या फिर उन्हें अपनी खैर खैरियत के बारे में बताना है तो फिर तुम मेरे फ़ोन से कर लो। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो दोनों ही बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो ये फैसला कर रहा होता है कि वो अकेला इस्लामाबाद जाने वाला है, क्योंकि उसके मामू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता। और फिर वो ये कहता है कि वो 2 महीने हो गए उनके साथ कोई रब्ता भी नहीं हुआ। जिसके बाद कॉल आती है और वो देखता है कि कोई अननोन नंबर है, जिसके बाद रबिया तैयब का नाम लेती है। तो फिर वो बुखला जाता है और फिर वो अपने मामू के पास जाता है और फिर वो दिखाता है कि बिया बाजी की कॉल आ गई है। और फिर वो दोनों उससे हाल पूछने लग जाते हैं। रबिया वहाँ पर बात कर ही रही होती है। जब हाल अहवाल पता करते हैं तो फिर रबिया रोने लग जाती है। पहले तो कुछ सुनाई नहीं देता, वो दोनों बोलते रहते हैं और फिर बाद में उन्हें उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो फिर वो रबिया बोलती है कि मुदस्सर मर गए और तोरसम खान ने उन्हें मार दिया है। और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम वहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर रबिया बोलती है कि मैंने आपको बोला है कि आप वहाँ से ना निकलना, तो वो आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आप अभी वहाँ पर महफूज हैं और मैं भी यहाँ पर महफूज हूँ, आप उसे बिल्कुल भी फ़िक्र ना लें। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो ये फैसला करती है कि वो सारे अपने जो नए जोड़े हैं वो रबिया को देने वाली है। और वो अपनी नौकरानी को ये कहती है तो उसकी नौकरानी से जवाब में कहती है, आपका बेशक बहुत बड़ा दिल है, लेकिन अगर मेरा मंगेतर इसी तरह किसी लड़की को घर लेकर आया होता तो फिर मैं कभी भी उसे अपना कोई जोड़ा न देती। और फिर वो ये कहती है कि आप भी उसे दूर। फिर बानो उसे डांटने लग जाती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया के पास बानो बैठी होती है और साथ में ज़ुराब वहाँ पर आता है। और फिर वो बानो से वो फिर ये कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ। बानो से कहती है कि आप मेरे लिए मेरी किताबें ज़रूर लेकर आना, उन्हें ना भूलना। तो फिर वो कहता है कि वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वहाँ पर सरबुलंद की वालदा भी बैठी होती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम्हें देखो कितना प्यार करने वाला भाई मिला है। और वो कहती है कि मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ, बल्कि मैं तो शायद उनसे ज़्यादा करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि ज़ुराब अपनी बीवी के साथ सहन के अंदर खड़ा होता है और वहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे इस बात पर गुस्सा चढ़ा है कि सरबुलंद इस तरह किसी लड़की को कैसे लेकर आ सकता है। मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशी प्यारी है, मैं उसके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो फिर वो ये बोलती है कि
फिर हम देखते हैं कि मानो वहाँ पर आ जाती है और वो ये बोलती है कि वो मुझे उस पर पूरा यकीन है, आँख बंद अपने आप से ज़्यादा भरोसा है मुझे उस पर, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई भी मान जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया और बानो मौजूद हो नाश्ते के लिए दस्तरखान के ऊपर बैठे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रबिया चाय डालने लगती है तो फिर उसे मुदस्सर की याद आती है और उसके चाय हाथ पर गिर जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भागती हुई बाहर चली जाती है, वो रोने लग जाती है कि मुदस्सर मेरी वजह से कत्ल हुए हैं। और फिर अभी बानो से चुप करवाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे बाहर हवेली का चक्कर लगवाने ले जाती है। वहाँ पर वो उसे अपने भाई के घर मतलब कि अपने घर ले जाती है और फिर वहाँ पर वो सारा कुछ दिखाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बानो कोई काम करने जाती है तो फिर ज़ुराब वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ क्या कुछ करती हैं। और फिर वो ये कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाती है, बानो फिर वहाँ पर उसके पीछे जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रबिया जब अपने कमरे के अंदर जाती है तो फिर वो बाहर निकलने के बाद उसे नौकरानी को कहती है कि सरबुलंद साहब कहाँ पर हैं, तो फिर वो बोलती है कि वो वहाँ पर सैन के अंदर बैठे हुए हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर उस सरबुलंद के पास जाकर उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आप मेरा सगा भाई और मेरे मामू आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो फिर सरबुलंद ये बोलता है कि आपका भी यहाँ से जाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, अब आप यहाँ से जाएंगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि दुश्मन आपके मामू और आपके छोटे भाई पर हमला कर दे। मुझे तो ये भी नहीं पता था वैसे कि आपके कोई रिश्तेदार भी हैं, और अगर आप मुदस्सर ने आपको मेरे हवाले किया है तो फिर कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के पास बोलने के अलावा और कुछ नहीं, चुप करने के अलावा कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि बानो भी आ जाती है और फिर रबिया तो फिर सरबुलंद उससे पूछता है कि आप क्या मुझे बता सकती हैं कि वो दुश्मन कौन है। मैं पहले इसी वजह से चुप रहा था कि आपको इतनी ज़्यादा होश नहीं थी, अब आपको अपने भाई और अपनी मामू की भी याद आई हुई है और वहाँ पर आप उनसे रब्ते की कोशिश कर रही हैं, तो फिर आप अभी मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है। तो फिर वो रबिया ये बोलती है कि मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर वो बोलता है कि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे इस इतने अजीज़ दोस्त का जिसने कत्ल किया है मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बोल पड़ती है और वो ये कहती है कि चलो अभी तुमने कुछ नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन तुम्हारा अभी यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम यहाँ से गई तो फिर तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा खतरा है, वो दुश्मन तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई के ऊपर हमला कर सकता है और फिर वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। रबिया फिर चुप कर जाती है और फिर वो बोलती है कि मैं अपने मामू और अपने भाई के साथ रब्ता कैसे काम करूंगी। तो फिर वो उससे मोबाइल मांगने लगती है। तो फिर सरबुलंद कहता है कि सिम ट्रैक्स हो सकती थी, तो फिर इसी वजह से मैंने आप दोनों के मोबाइल तोड़वा दिए थे, मुदस्सर का भी और आपका भी, ताकि किसी को पता न चले। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है। और फिर बानो ये कहती है कि अगर तुमने अपने मामू और अपने भाई के साथ कोई रब्ता किसी कायम करना है या फिर उन्हें अपनी खैर खैरियत के बारे में बताना है तो फिर तुम मेरे फ़ोन से कर लो। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो दोनों ही बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो ये फैसला कर रहा होता है कि वो अकेला इस्लामाबाद जाने वाला है, क्योंकि उसके मामू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता। और फिर वो ये कहता है कि वो 2 महीने हो गए उनके साथ कोई रब्ता भी नहीं हुआ। जिसके बाद कॉल आती है और वो देखता है कि कोई अननोन नंबर है। जिसके बाद रबिया तैयब का नाम लेती है तो फिर वो बौखला जाता है और फिर वो अपने मामू के पास जाता है और फिर वो दिखाता है कि बिया बाजी की कॉल आ गई है और फिर वो दोनों उससे हाल पूछने लग जाते हैं। रबिया वहाँ पर बात कर ही रही होती है। जब हाल अहवाल पता करते हैं तो फिर रबिया रोने लग जाती है। पहले तो कुछ सुनाई नहीं देता, वो दोनों बोलते रहते हैं और फिर बाद में उन्हें उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो फिर वो रबिया बोलती है कि मुदस्सर मर गए और तोरसम खान ने उन्हें मार दिया है। और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम वहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर रबिया बोलती है कि मैंने आपको बोला है कि आप वहाँ से ना निकलना, तो वो आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, आप अभी वहाँ पर महफूज हैं और मैं भी यहाँ पर महफूज हूँ, आप उसे बिल्कुल भी फ़िक्र ना लें। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्सा का अख्तिताम भी हो जाता है।
वालेकुम नाजरीन, जंजीरें ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के इख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो ये फैसला करती है कि वो सारे अपने जो नए जोड़े हैं वो रबिया को देने वाली है और वो अपनी नौकरानी को ये कहती है। तो उसकी नौकरानी से जवाब में कहती है, आपका बेशक बहुत बड़ा दिल है, लेकिन अगर मेरा मंगेतर इसी तरह किसी लड़की को घर लेकर आया होता तो फिर मैं कभी भी उसे अपना कोई जोड़ा न देती। और फिर वो ये कहती है कि आप भी उसे दूर। फिर बानो उसे डांटने लग जाती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया के पास बानो बैठी होती है और साथ में ज़ुराब वहाँ पर आता है और फिर वो बानो से वो फिर ये कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ। बानो से कहती है कि आप मेरे लिए मेरी किताबें ज़रूर लेकर आना, उन्हें ना भूलना। तो फिर वो कहता है कि वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वहाँ पर सरबुलंद की वालदा भी बैठी होती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम्हें देखो कितना प्यार करने वाला भाई मिला है। और वो कहती है कि मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ, बल्कि मैं तो शायद उनसे ज़्यादा करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि ज़ुराब अपनी बीवी के साथ सहन के अंदर खड़ा होता है और वहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे इस बात पर गुस्सा चढ़ा है कि सरबुलंद इस तरह किसी लड़की को कैसे लेकर आ सकता है। मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशी प्यारी है, मैं उसके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो फिर वो ये बोलती है कि फिर हम देखते हैं कि मानो वहाँ पर आ जाती है और वो ये बोलती है कि वो मुझे उस पर पूरा यकीन है, आँख बंद अपने आप से ज़्यादा भरोसा है मुझे उस पर, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया और बानो मौजूद हो नाश्ते के लिए दस्तरखान के ऊपर बैठे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रबिया चाय डालने लगती है तो फिर उसे मुदस्सर की याद आती है और उसके चाय हाथ पर गिर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भागती हुई बाहर चली जाती है, वो रोने लग जाती है कि मुदस्सर मेरी वजह से कत्ल हुए हैं। और फिर बानो से चुप करवाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे बाहर हवेली का चक्कर लगवाने ले जाती है। वहाँ पर वो उसे अपने भाई के घर मतलब कि अपने घर ले जाती है और फिर वहाँ पर वो सारा कुछ दिखाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बानो कोई काम करने जाती है तो फिर ज़ुराब वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ क्या कुछ करती हैं। और फिर वो ये कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाती है। बानो फिर वहाँ पर उसके पीछे जाती है और फिर हम देखते हैं कि रबिया जब अपने कमरे के अंदर जाती है तो फिर वो बाहर निकलने के बाद उसे नौकरानी को कहती है कि सरबुलंद साहब कहाँ पर हैं। तो फिर वो बोलती है कि वो वहाँ पर सहन के अंदर बैठे हुए हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो सरबुलंद के पास जाकर उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आप मेरा सगा भाई और मेरे मामू आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो फिर सरबुलंद ये बोलता है कि आपका भी यहाँ से जाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, अब आप यहाँ से जाएंगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि दुश्मन आपके मामू और आपके छोटे भाई पर हमला कर दे। मुझे तो ये भी नहीं पता था वैसे कि आपके कोई रिश्तेदार भी हैं, और अगर आप मुदस्सर ने आपको मेरे हवाले किया है तो फिर कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के पास बोलने के अलावा और कुछ नहीं, चुप करने के अलावा कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि बानो भी आ जाती है और फिर रबिया तो फिर सरबुलंद उससे पूछता है कि आप क्या मुझे बता सकती हैं कि वो दुश्मन कौन है। मैं पहले इसी वजह से चुप रहा था कि आपको इतनी ज़्यादा होश नहीं थी, अब आपको अपने भाई और अपनी मामों की भी याद आई हुई है और वहाँ पर आप उनसे रब्ते की कोशिश कर रही हैं, तो फिर आप अभी मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है। तो फिर वो रबिया ये बोलती है कि मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर वो बोलता है कि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे इस इतने अजीज़ दोस्त का जिसने कत्ल किया है मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बोल पड़ती है और वो ये कहती है कि चलो अभी तुमने कुछ नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन तुम्हारा अभी यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम यहाँ से गई तो फिर तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा खतरा है, वो दुश्मन तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई के ऊपर हमला कर सकता है और फिर वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। रबिया फिर चुप कर जाती है और फिर वो बोलती है कि मैं अपने मामू और अपने भाई के साथ रब्ता कैसे काम करूंगी। तो फिर वो उससे मोबाइल मांगने लगती है। तो फिर सरबुलंद कहता है कि सिम ट्रैक्स हो सकती थी, तो फिर इसी वजह से मैंने आप दोनों के मोबाइल तोड़वा दिए थे, मुदस्सर का भी और आपका भी, ताकि किसी को पता न चले। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है। और फिर बानो ये कहती है कि अगर तुमने अपने मामू और अपने भाई के साथ कोई रब्ता कायम करना है या फिर उन्हें अपनी खैर खैरियत के बारे में बताना है तो फिर तुम मेरे फ़ोन से कर लो। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो दोनों ही बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो ये फैसला कर रहा होता है कि वो अकेला इस्लामाबाद जाने वाला है, क्योंकि उसके मामू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता। और फिर वो ये कहता है कि वो 2 महीने हो गए उनके साथ कोई रब्ता भी नहीं हुआ। जिसके बाद कॉल आती है और वो देखता है कि कोई अननोन नंबर है। जिसके बाद
रबिया तैयब का नाम लेती है तो फिर वो बौखला जाता है और फिर वो अपने मामू के पास जाता है और फिर वो दिखाता है कि बिया बाजी की कॉल आ गई है और फिर वो दोनों से हाल पूछने लग जाते हैं। रबिया वहाँ पर बात कर ही रही होती है। जब हाल अहवाल पता करते हैं तो फिर रबिया रोने लग जाती है। पहले तो कुछ सुनाई नहीं देता, वो दोनों बोलते रहते हैं और फिर बाद में उन्हें उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो फिर वो रबिया बोलती है कि मुदस्सर मर गए और तोरसम खान ने उन्हें मार दिया है। और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम वहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर रबिया बोलती है कि मैंने आपको बोला है कि आप वहाँ से ना निकलना, तो वो आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, आप अभी वहाँ पर महफूज हैं और मैं भी यहाँ पर महफूज हूँ, आप उसे बिल्कुल भी फिक्र ना लें। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाजरीन, जंजीरें ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो ये फैसला करती है कि वो सारे अपने जो नए जोड़े हैं वो रबिया को देने वाली है और वो अपनी नौकरानी को ये कहती है। तो उसकी नौकरानी से जवाब में कहती है, आपका बेशक बहुत बड़ा दिल है, लेकिन अगर मेरा मंगेतर इसी तरह किसी लड़की को घर लेकर आया होता तो फिर मैं कभी भी उसे अपना कोई जोड़ा न देती। और फिर वो ये कहती है कि आप भी उसे दूर। फिर बानो उसे डांटने लग जाती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया के पास बानो बैठी होती है और साथ में ज़ुराब वहाँ पर आता है और फिर वो बानो से वो फिर ये कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ। बानो से कहती है कि आप मेरे लिए मेरी किताबें ज़रूर लेकर आना, उन्हें ना भूलना। तो फिर वो कहता है कि वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वहाँ पर सरबुलंद की वालदा भी बैठी होती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम्हें देखो कितना प्यार करने वाला भाई मिला है। और वो कहती है कि मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ, बल्कि मैं तो शायद उनसे ज़्यादा करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद अगले मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि ज़ुराब अपनी बीवी के साथ सहन के अंदर खड़ा होता है और वहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे इस बात पर गुस्सा चढ़ा है कि सरबुलंद इस तरह किसी लड़की को कैसे लेकर आ सकता है, मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशी प्यारी है, मैं उसके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो फिर वो ये बोलती है कि फिर हम देखते हैं कि मानो वहाँ पर आ जाती है और वो ये बोलती है कि वो मुझे उस पर पूरा यकीन है, आँख बंद अपने आप से ज़्यादा भरोसा है मुझे उस पर, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया और बानो मौजूद हो नाश्ते के लिए दस्तरखान के ऊपर बैठे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रबिया चाय डालने लगती है तो फिर उसे मुदस्सर की याद आती है और उसके चाय हाथ पर गिर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भागती हुई बाहर चली जाती है, वो रोने लग जाती है कि मुदस्सर मेरी वजह से कत्ल हुए हैं। और फिर बानो से चुप करवाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे बाहर हवेली का चक्कर लगवाने ले जाती है। वहाँ पर वो उसे अपने भाई के घर मतलब कि अपने घर ले जाती है और फिर वहाँ पर वो सारा कुछ दिखाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो कोई काम करने जाती है तो फिर ज़ुराब वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ क्या कुछ करती हैं। और फिर वो ये कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाती है। बानो फिर वहाँ पर उसके पीछे जाती है और फिर हम देखते हैं कि रबिया जब अपने कमरे के अंदर जाती है तो फिर वो बाहर निकलने के बाद उसे नौकरानी को कहती है कि सरबुलंद साहब कहाँ पर हैं। तो फिर वो बोलती है कि वो वहाँ पर सैन के अंदर बैठे हुए हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो सरबुलंद के पास जाकर उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आप मेरा सगा भाई और मेरे मामू आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो फिर सरबुलंद ये बोलता है कि आपका भी यहाँ से जाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, अब आप यहाँ से जाएंगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि दुश्मन आपके मामू और आपके छोटे भाई पर हमला कर दे। मुझे तो ये भी नहीं पता था वैसे कि आपके कोई रिश्तेदार भी हैं, और अगर आप मुदस्सर ने आपको मेरे हवाले किया है तो फिर कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के पास बोलने के अलावा और कुछ नहीं, चुप करने के अलावा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि बानो भी आ जाती है और फिर रबिया तो फिर सरबुलंद उससे पूछता है कि आप क्या मुझे बता सकती हैं कि वो दुश्मन कौन है। मैं पहले इसी वजह से चुप रहा था कि आपको इतनी ज़्यादा होश नहीं थी, अब आपको अपने भाई और अपनी मामू की भी याद आई हुई है और वहाँ पर आप उनसे रब्ते की कोशिश कर रही हैं, तो फिर आप अभी मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है। तो फिर वो रबिया ये बोलती है कि मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर वो बोलता है कि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे इस इतने अजीज़ दोस्त का जिसने कत्ल किया है मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बोल पड़ती है और वो ये कहती है कि चलो अभी तुमने कुछ नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन तुम्हारा अभी यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम यहाँ से गई तो फिर तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा खतरा है, वो दुश्मन तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई के ऊपर हमला कर सकता है। और फिर
और उनको नुकसान पहुंचा सकता है। रबिया फिर चुप कर जाती है और फिर वो बोलती है कि मैं अपने मामू और अपने भाई के साथ रब्ता कैसे काम करूंगी। तो फिर वो उससे मोबाइल मांगने लगती है। तो फिर सरबुलंद कहता है कि सिम ट्रैक्स हो सकती थी, तो फिर इसी वजह से मैंने आप दोनों के मोबाइल तोड़वा दिए थे, मुदस्सर का भी और आपका भी, ताकि किसी को पता ना चले। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है। और फिर मानो ये कहती है कि अगर तुमने अपने मामू और अपने भाई के साथ कोई रब्ता किसी कायम करना है या फिर उन्हें अपनी खैर खैरियत के बारे में बताना है तो फिर तुम मेरे फ़ोन से कर लो। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो दोनों ही बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो ये फैसला कर रहा होता है कि वो अकेला इस्लामाबाद जाने वाला है, क्योंकि उसके मामू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता। और फिर वो ये कहता है कि वो 2 महीने हो गए उनके साथ कोई रब्ता भी नहीं हुआ। जिसके बाद कॉल आती है और वो देखता है कि कोई अननोन नंबर है। जिसके बाद रबिया तैयब का नाम लेती है। तो फिर वो बौखला जाता है और फिर वो अपने मामू के पास जाता है और फिर वो दिखाता है कि बिया बाजी की कॉल आ गई है। और फिर वो दोनों से हाल पूछने लग जाते हैं। रबिया वहाँ पर बात कर ही रही होती है। जब हाल अहवाल पता करते हैं तो फिर रबिया रोने लग जाती है। पहले तो कुछ सुनाई नहीं देता, वो दोनों बोलते रहते हैं और फिर बाद में उन्हें उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो फिर वो रबिया बोलती है कि मुदस्सर मर गए और तोरसम खान ने उन्हें मार दिया है। और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हम वहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर रबिया बोलती है कि मैंने आपको बोला है कि आप वहाँ से ना निकलना, तो वो आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, आप अभी वहाँ पर महफूज हैं और मैं भी यहाँ पर महफूज हूँ, आप उसे बिल्कुल भी फिक्र ना लें। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो ये फैसला करती है कि वो सारे अपने जो नए जोड़े हैं वो रबिया को देने वाली है। और वो अपनी नौकरानी को ये कहती है तो उसकी नौकरानी से जवाब में कहती है, आपका बेशक बहुत बड़ा दिल है, लेकिन अगर मेरा मंगेतर इसी तरह किसी लड़की को घर लेकर आया होता तो फिर मैं कभी भी उसे अपना कोई जोड़ा न देती। और फिर वो ये कहती है कि आप भी उसे दूर। फिर बानो उसे डांटने लग जाती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया के पास बानो बैठी होती है और साथ में ज़ोराब वहाँ पर आता है। और फिर वो बानो से वो फिर ये कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ। बानो से कहती है कि आप मेरे लिए मेरी किताबें ज़रूर लेकर आना, उन्हें ना भूलना। तो फिर वो कहता है कि वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वहाँ पर सरबुलंद की वालदा भी बैठी होती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम्हें देखो कितना प्यार करने वाला भाई मिला है। और वो कहती है कि मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ, बल्कि मैं तो शायद उनसे ज़्यादा करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि ज़राब अपनी बीवी के साथ सहन के अंदर खड़ा होता है और वहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे इस बात पर गुस्सा चढ़ा है कि सरबुलंद इस तरह किसी लड़की को कैसे लेकर आ सकता है, मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशी प्यारी है, मैं उसके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो फिर वो ये बोलती है कि फिर हम देखते हैं कि मानो वहाँ पर आ जाती है और वो ये बोलती है कि वो मुझे उस पर पूरा यकीन है, आँख बंद अपने आप से ज़्यादा भरोसा है मुझे उस पर, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रबिया और बानो मौजूद हो नाश्ते के लिए दस्तरखान के ऊपर बैठे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रबिया चाय डालने लगती है तो फिर उसे मुदस्सर की याद आती है और उसके चाय हाथ पर गिर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भागती हुई बाहर चली जाती है, वो रोने लग जाती है कि मुदस्सर मेरी वजह से कत्ल हुए हैं। और फिर बानो से चुप करवाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे बाहर हवेली का चक्कर लगवाने ले जाती है। वहाँ पर वो उसे अपने भाई के घर मतलब कि अपने घर ले जाती है और फिर वहाँ पर वो सारा कुछ दिखाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बानो कोई काम करने जाती है तो फिर ज़राब वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ क्या कुछ करती हैं। और फिर वो ये कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि रबिया वहाँ से नाराज़ होकर निकल जाती है। बानो फिर वहाँ पर उसके पीछे जाती है और फिर हम देखते हैं कि रबिया जब अपने कमरे के अंदर जाती है तो फिर वो बाहर निकलने के बाद उसे नौकरानी को कहती है कि सरबुलंद साहब कहाँ पर हैं। तो फिर वो बोलती है कि वो वहाँ पर सहन के अंदर बैठे हुए हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो सरबुलंद के पास जाकर उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आप मेरा सगा भाई और मेरे मामू आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो फिर सरबुलंद ये बोलता है कि आपका भी यहाँ से जाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, अब आप यहाँ से जाएंगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि दुश्मन आपके मामू और आपके छोटे भाई पर हमला कर दे। मुझे तो ये भी नहीं पता था वैसे कि आपके कोई रिश्तेदार भी हैं, और अगर आप मुदस्सर ने आपको मेरे हवाले किया है तो फिर कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि रबिया के पास बोलने के अलावा और कुछ नहीं, चुप करने के अलावा कुछ
कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं वो बानो भी आ जाती है और फिर रबिया तो फिर सरबुलंद उससे पूछता है कि आप क्या मुझे बता सकती हैं कि वो दुश्मन कौन है। मैं पहले इसी वजह से चुप रहा था कि आपको इतनी ज़्यादा होश नहीं थी। अब आपको अपने भाई और अपनी मामों की भी याद आई हुई है और वहाँ पर आप उनसे रब्ते की कोशिश कर रही हैं, तो फिर आप अभी मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है। तो फिर वो रबिया ये बोलती है कि मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर वो बोलता है कि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे इस इतने अजीज़ दोस्त का जिसने कत्ल किया है मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बोल पड़ती है और वो ये कहती है कि चलो अभी तुमने कुछ नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन तुम्हारा अभी